Hello everyone, we'll be doing chapter number 1 of macroeconomics for class 12. Okay, so पहला चैप्टर है हमारा, बात करता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन क्या है? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले. ओके, तो ये एक फर्स्ट चैप्टर रखा हुआ है जिससे हमें आइडिया मिल सके कि क्या चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप बच्चों को इंट्रोड्यूस की जा सके ये टर्म, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैक्रो एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है. ओके, जब मैं बोलती हूँ, जब कोई दो इंसान पहली बार मिलते हैं, राइट, इफ आई एंड यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या करूँगी? सो स्टूडेंट्स काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. वाई? इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि जान पाए, थोड़ा आइडिया हो पाए कि क्या चीज है, राइट. आप कौन हो, मैं कौन हूं, आप क्या क्या जानते हो, क्या आपको ट्यूशन पे क्या पढ़ना है, राइट. तो इंट्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि किस बारे में कितना कुछ हमें इस चीज में पढ़ना है. ओके, तो सिमिलरली जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो वो हमें बताएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे अलग करते हैं, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट. तो क्लास 12th में जैसे कि हमें पता है, वी ऑल फॉलो द बुक टी.आर. जैन. सबसे सिंपल बुक रहती है और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसमें, राइट. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे विल स्टडी द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो वर्सेस माइक्रो. मीनिंग समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एंड ऑल्सो अगर हम मैक्रो और माइक्रो को डिफ्रेंशिएट करें तो उनमें मेजर डिफरेंस क्या है. इस चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से रहते हैं. या तो आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए आएगा डेफिनेशन से, वी डिफाइन माइक्रो, ओके, या फिर आपकी जो क्वेश्चन आएगा इन केस लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रहता है आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन. ओके, तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे से करेंगे. चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स की मीनिंग. ओके, मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स की. देन हमें पता है बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन मेजरली जब हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं एट स्कूल लेवल, सो वी डिवाइड इट इनटू मैक्रो एंड माइक्रो. ओके, सो माइक्रो तो आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में, और अब जो मैक्रो है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या. जब मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो कैसे पता चलता है? एक पार्ट हमारा इंडियन इकोनॉमी है, स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट. लेकिन हम अगर मेजरली इकोनॉमिक्स को डिवाइड करें तो हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिकोड द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. डिकोड मतलब पहले हम उस वर्ड को समझते हैं, हर वर्ड की मीनिंग है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि सब्जेक्ट का ही नाम है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, ताकि उसके बारे में आपको पता चल जाए, ताकि और आप उसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाओ मैक्रो वर्सेस माइक्रो, राइट. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे आप देख पा रहे हो दो वर्ड है, राइट. एक माइक्रो है और एक मैक्रो है. जब मैं मैक्रो की बात करती हूँ, मैक्रो का मतलब होता है ये लार्ज. ओके, मैक्रो की मीनिंग होती है लार्ज. अब आप सोचोगे मैक्रो वर्ड आया कहाँ से? जो मैक्रो वर्ड है ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन मतलब बर्थ. बर्थ कहाँ से हुआ है मैक्रो वर्ड का? फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको हम ग्रीक में लिखते हैं MAKRO. ओके, लेकिन तब हम इंग्लिश में लिखते हैं इट इज CRO. हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, बट ये जो वर्ड है मैक्रो, ये कहाँ से आया है बच्चों? ये आया है कहाँ से? ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बर्थ कहाँ से हुआ है? इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ओके, जिसका मतलब होता है लार्ज. जब मैं बोलती हूँ लार्ज क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम किसके टर्म में बात करेंगे? किसके साइज के बारे में बात करें? इकोनॉमी की. इकोनॉमी क्या होती है? जहां सारी एक्टिविटीज हो रही होती है. दिस इज सपोज आवर इकोनॉमी, आवर सराउंडिंग, जहां हमारी बाइंग भी होगी, ओके, सेलिंग भी होती है,
हमारी बैंक्स भी रहते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ जितनी भी एक्टिविटी हो रही है हमारी सराउंडिंग में, जहाँ हम कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, करेंसी का रोल आ जाता है, बैंक का रोल आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, राइट। तो हम बोलते हैं जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करें, मतलब एट लार्ज, तब बात करें एज अ होल, पूरे नेशन की बात करें, तब हम बोलते हैं मैक्रो। ओके, लार्ज का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी चीज को, बाइंग, सेलिंग, बैंकिंग, सब चीज को एक साथ नोटिस में लेते हैं, और इकोनॉमी और एज अ नेशन एज अ होल हम बात करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो का मीनिंग समझ लिया, अब आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ स्कैर्स रिसोर्स, मतलब जो जितने भी हमारे संसाधन हैं, हमारी सराउंडिंग में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। किस चीज के लिए लिमिटेड है? इन रिलेशन टू आवर वांट, ह्यूमन वांट। भाई ये तो है नहीं ना हर चीज हर किसी को मिल जाए, है ना। तो रिसोर्सेज जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और उनको कैसे यूज किया जाए। अब रिसोर्सेज के अंदर सब चीज आ जाएगी। इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन की होती है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, सब चीज के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज, ठीक है ना। लेकिन रिसोर्स इन आवर एनवायरमेंट इज स्कैर्स, स्कैर्स मतलब कम है, इन रिलेशन टू आवर वांट, वांट मतलब जितने ह्यूमंस को चाहिए उसके बराबर थोड़े हमारे रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ स्टडिंग द स्कैर्स रिसोर्स। स्कैर्स रिसोर्स को हम कैसे पढ़ेंगे? ओके, नाउ कंबाइनिंग बोथ द वर्ड टुगेदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ वर्ड हमने पढ़ लिया। अब अगर कंबाइन कर दे दोनों वर्ड को, आपको समझ में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इट इज अ ब्रांच, पार्ट है ना एक तरह का, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो डिवीजन करते हैं। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक इशू और द प्रॉब्लम। ये तो है, जितना भी जो भी पार्ट है इकोनॉमिक्स के ही पार्ट रहेंगे, राइट। इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है, उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। सेम बात बोल रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये भी एक ब्रांच है, किस चीज की? इकोनॉमिक्स की। क्या पढ़ती है, हम क्या पढ़ते हैं इस चीज में? विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारी इकोनॉमी में जो हमारी प्रॉब्लम आ रहे हैं, इश्यू आ रहे हैं, उस चीज को पढ़ते हैं एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल और एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ लार्ज। ओके, मतलब कौन से लेवल पे हम इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या जितने भी इश्यूज हैं, हम कौन सी लेवल पे बात करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। ओके, हम बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। सपोज दिस इज द इकोनॉमी, राइट। तो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग के अंदर आरबीआई आ जाता है, देन वी टॉक अबाउट द प्राइस लेवल, राइट। तो ये सब चीज़ें व्हेन वी स्टडी ऑल ऑफ द थिंग्स ऑल टुगेदर एट वन लेवल और एट अ लेवल एज एन इकोनॉमी एज अ होल या लार्ज स्केल पे जब हम बात करते हैं, it is macro. I hope it is clear. When I say micro, micro जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था, we talk about the individual level, एक पर्टिकुलर लेवल की बात करते हैं। सपोज या तो हम कंज्यूमर्स की बात करेंगे या हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स की ही बात करेंगे, राइट। जब हम माइक्रो मतलब स्मॉल, जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल चीज की बात करते हैं। इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अगर हम पूरी इकोनॉमी के साथ पढ़ें इट इज मैक्रो। जब हम किसी इंडिविजुअल इसके अंदर किसी पर्टिकुलर की बात करें इट इज कॉल्ड माइक्रो। आई होप इट इज क्लियर। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स भी सुन लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। जब मैं बोलती हूँ एम्प्लॉयमेंट लेवल,
भाई हमारी इकोनॉमी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है, एम्प्लॉयड हैं लोग। ओके, जो आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में परसेंटेज आते हैं, भाई इतनी परसेंटेज ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। ओके, एम्प्लॉयड मतलब जिनके पास काम है इन एन इकोनॉमी। अदर एग्जाम्पल इज प्रॉब्लम ऑफ प्राइस। कभी प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज जो हम खरीदते हैं कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। वो भी कौन से लेवल पे हम बात कर रहे हैं, इन एन इकोनॉमी में। ओके, अदर एग्जाम्पल हियर इज डिमांड ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। भाई लोग क्या चीज़ की, कौन से गुड की कितनी डिमांड कर रहे हैं। सो पूरे अगर एग्जाम्पल में आप देखो एक चीज़ कॉमन है यहाँ, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। It means we are talking here in an economy means economy as a whole. हम पूरे लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, राइट? तो पूरी इकोनॉमी एट लार्ज जब हम बात करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को ऑल टुगेदर तब स्टडी करते हैं, इट इज आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके ओके, ये बहुत जो समझाने वाली चीज़ थी वो समझा दी है, अब सिर्फ ध्यान से सुनना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं स्टडीज सच एज इकोनॉमिक क्वेश्चंस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इश्यूज विच कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, सारे लोग जो यहाँ रहने वाले, रेजिडेंट कौन है, जो यहाँ जिनके इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिनके इकोनॉमिक इनकम जिस पर्टिकुलर जगह में हो रही होती है उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट। ठीक है, रहने वाले लोग जिनकी एक्टिविटी यहाँ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनसे वो कमाते हैं। तो हम उन सारे रेजिडेंट, ऑल रेजिडेंट ऑफ एन कंट्री की बात जब हम करते हैं, जो उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल रेजिडेंट इज सिग्निफाइंग हियर द लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट? सब लोगों की बात करें लार्ज स्केल, देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ गवर्नमेंट, भाई सरकार का क्या रोल रहेगा, सरकार कैसे इकोनॉमी की स्टेट इंप्रूव करेगी, सरकार का क्या रोल रहेगा, हम इस बारे में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देयरफॉर आपको इस लाइन से पता चला, ना ही सिर्फ हम मैक्रो में प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, भी सरकार क्या करे ताकि सॉल्यूशन निकल जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूसिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स टू यू गाइस। आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जनरली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, राइट? तो उसके अंदर आपको ये डिफाइन करना है। एंड आई वुड सजेस्ट, जैसे बुक में किसी प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन दी है, जैसे आपकी बुक में एम एच स्पेंसर की दी हुई है, तो एम एच स्पेंसर को मेंशन करके अगर आप डेफिनेशन दोगे, और डेफिनेशन मतलब एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होगा, एग्जैक्टली आपको लर्न करके लिखना होगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एग्जाम्पल भी दोगे, और साथ में एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस इन एन इकोनॉमी, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स इन एन इकोनॉमी। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे तो आपका एक फुल फ्लेज आंसर हो जाएगा, कोई स्कोप नहीं रहेगा जहां से आपके मार्क्स कट हो सके। अब जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको डेफिनेशन दी हुई है। ओके, जो एम एच स्पेंसर की डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल और अ लार्ज सेगमेंट ऑन इट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज ऑन दी सच प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है राइज इन प्राइस, जब प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ओके, हमने एग्जाम्पल में किया था ना प्रॉब्लम ऑफ प्राइस, तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। टोटल नेशनल आउटपुट क्या है, और अदर मैटर रिलेटेड टू इकोनॉमी वाइड, इकोनॉमी एज अ होल जो जितने भी मैटर होंगे, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स रहेंगे, वो सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप जैसे इस एम एच स्पेंसर को कोट कर दोगे अपने आंसर के अंदर, तो देयर इज अ चांसेस दैट विल गेट फुल मार्क्स। So next important heading from this chapter is macro versus micro, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जैसे मैंने टेबल बनाई है एज इट इज आप प्रेजेंट करोगे अपने आंसर में। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आपको, और आता ही आता है, तो आप इसको लर्न कर लो, मेमोराइज इट। ओके, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ऑलवेज प्रेजेंट योर आंसर लाइक दिस। पहले जो कॉलम रहेगा हमारा, इट विल बी ऑफ द बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड में माइक्रो के बारे में लिखेंगे, एंड थर्ड में हम मैक्रो के बारे में, राइट?
तो पहला बेसिक डिफरेंस आता है बेसिस ऑफ स्टडी, मतलब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो क्या चीज पढ़ाई करती है और मैक्रो में हम किस चीज की पढ़ाई करते हैं, राइट। तो बेसिस ऑफ स्टडी, so micro as we all know it studies the problem of scarcity or choice at a level of an individual, या तो किसी इंडिविजुअल के लेवल पे हम उसकी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे या किसी अ हाउस होल्ड, अ मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं, राइट। अ फर्म मतलब किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दोगे सो दैट योर आंसर इज फुल फ्लेश्ड, राइट। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ, हाउ कंज्यूमर मेक हिज चॉइस टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। सपोज मैं हूँ एक कंज्यूमर भी हूँ ना, मैं भी तो गुड्स कंज्यूम करती हूँ, तो मेरी इनकम सपोज मेरी महीने की इनकम 1000 रुपये है, तो मैं उन 1000 रुपये को कैसे खर्च करूंगी, कुछ उसमें से सेव भी करूंगी, कुछ अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदूंगी। देयरफॉर मैं उस 1000 रुपये से कैसे चॉइस बनाऊं जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है ना, विद माई गिवन इनकम, उन 1000 रुपये से ही मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं अपने बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ, ओके। सिमिलरली जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैक्रो स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी और चॉइस एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये तो मैंने आपको अभी समझाया ही है, इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो मैक्रो है, एट लार्ज स्केल। यहाँ एग्जाम्पल आप लिखोगे, हाउ नेशनल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेशन के रिसोर्सेज है, उनको हम कैसे यूज करें ताकि हर रेजिडेंट का वेलफेयर हो सके, मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, मैक्सिमम उनको प्रॉफिट मिल सके, राइट। जैसे प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, ओके। फॉर एग्जाम्पल योर बिस्किट, ब्रेड, मिल्क, दीज ऑल आर द कंज्यूमर गुड, राइट। तो उन सब चीज की प्रोडक्शन ऐसे हो कि हमारे जो नेशनल रिसोर्स है उनकी कमी ना पड़े, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट स्टडिंग द मैक्रो। मैक्रो क्यों, क्योंकि हम यहाँ ऑल रेजिडेंट सबकी बात कर रहे हैं। माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्मॉलर यूनिट की बात कर रहे हैं, राइट। सो पहला डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है, कभी भी डिफरेंस आए बच्चों इसको नोट कर लो, और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कभी भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो डू नॉट स्टार्ट विद दिस, भाई माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। क्योंकि कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपके मार्क्स पूरे अच्छे आए, राइट। जैसे कि जब मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया डिफरेंस का, मैंने कौन कौन से वर्ड यूज किए, भाई किस चीज को स्टडी करेगा, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ता है, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो आपको अपनी लाइन में यूज करने हैं ताकि फुल मार्क्स मिले, ओके। फिर उसके बाद तो मेजर हमारी है ही हमारा एट इंडिविजुअल लेवल या एक पर्टिकुलर स्मॉलर यूनिट पे। देयरफॉर अगर आप अपने आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो, हायर चांस है फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सीधा ही बोलो माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अवॉइड डूइंग दैट। तो सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब किन किन चीजों के, किन वेरिएबल्स की हम बात करेंगे, ओके। माइक्रो में हम माइक्रो है तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करेंगे, राइट। जैसे कि कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं या प्रोड्यूसर सप्लाई, ओके। तो ये है इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ माइक्रो। जब हम इंडिविजुअल लेवल की वेरिएबल्स की बात करेंगे, उनकी डिमांड की, उनकी सप्लाई की, उनकी इनकम की, तो वो होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। एग्जाम्पल जैसे इंडिविजुअल इनकम कितनी है, इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है, या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई क्या कर रहे हैं, राइट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल रहेंगे यहाँ, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो, ओके। सो मैक्रो के अंदर हम बात करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट इज व्हाट, एग्रीगेट ऑफ डिमांड, एग्रीगेट ऑफ सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो हम यहाँ बात करें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर इकोनॉमी, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनका टोटल, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बोलेंगे हम उसको एग्रीगेट, राइट। जब हम टोटल की बात करेंगे, जैसे मैक्रो का हमने मीनिंग किया था, मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं बच्चों, हम ऑल गुड्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं।
इट मीन्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ओके, यह एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्रीगेट ऑफ डिमांड और सप्लाई, मतलब टोटल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेशनल इनकम, लोगों की नेशनल इनकम क्या है इंडिया में, ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम कितनी है। ओके, तो नेशनल इनकम की बात करेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंटर हियर, द बेसिस ऑफ डिफरेंस। किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, सेंट्रल इशू। भाई मुद्दा क्या है इस चीज को पढ़ने का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा क्या है और मैक्रो का क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू मेजर जिस बारे में हम बात करते हैं, इट इज द एलोकेशन। भाई रिसोर्सेस की इनको एलोकेट कैसे किया जाएगा। ओके, कैसे ये रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एट एन इंडिविजुअल लेवल। ओके, जब हम मैक्रो की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, ओवरऑल किस चीज की, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, कितने लोगों को एम्प्लॉय करा है, कितने एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो यहाँ मेजर मुद्दे हमारे क्या है, भाई आउटपुट कितना हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितना, कितने रेट पे है, प्राइजेस क्या है गुड्स की, ये हमारा सेंट्रल इशू है। जबकि हम बात करते हैं माइक्रो में, सेंट्रल इशू क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज कैसे बांटे हुए हैं, राइट। इसका पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एजेंट। पहले इकोनॉमिक एजेंट को समझते हैं। इकोनॉमिक एजेंट क्या है, भाई जो भी डिसीजन लेना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी रिगार्डिंग, डिसीजन कौन लेगा, राइट। सो इकोनॉमिक डिसीजन किसके रहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट हियर। ठीक है, उनको हम इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। भाई क्या कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेगा या कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है, वो लोग अब हमारा डिसीजन लेंगे, तो उस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो के अंदर इकोनॉमिक एजेंट कौन रहेंगे, इंडिविजुअल एजेंट है। ओके, जैसे कि मैं हूं, मैं एक कंज्यूमर है, मैं खुद के डिसीजन खुद ही लूंगी ना, सरकार थोड़ा ना बताएगी मुझे 1000 रुपए कैसे खर्च करूं मैं, राइट। मेरा खुद का इकोनॉमिक डिसीजन है, मैं अपनी इनकम 1000 रुपए को कैसे खर्च करूं जिससे मुझे मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो देयरफॉर यहाँ इकोनॉमिक एजेंट है इंडिविजुअल, एक इंसान खुद अपना इकोनॉमिक एजेंट है जो खुद डिसाइड करेगा क्या करना है और क्या नहीं, जैसे कि कंज्यूमर या एट ए लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। और यहाँ एम या फोकस क्या रहता है इन लोगों का, कि मैक्सिमम गेन उन्हें हो, भाई उनका पर्सनल गेन, उनका पर्सनल मुनाफा, प्रॉफिट क्या हो रहा है उनको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो लेवल। सिमिलरली वी हैव द मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। मैक्रो में भी इकोनॉमिक एजेंट है, क्योंकि मैक्रो एक लार्ज लेवल पे है, इकोनॉमी एज अ होल हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग किसके पास रहेगी, इंस्टीट्यूशनल यूनिट। अब इंस्टीट्यूशनल यूनिट के अंदर क्या क्या आएगी, या तो सरकार, स्टेट आएगी, या स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब जो सरकार ने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया है थ्रू सम लॉ। ओके, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज आएंगी, जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज आर गवर्नमेंट और द नेशंस, नेशनल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो सारी करेंसी वगैरह यहीं से चलती है, तो जितने भी बैंकिंग डिसीजन है, करेंसी के प्रिंटिंग रिगार्डिंग डिसीजन है, कौन लेता है, आरबीआई। देयरफॉर इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ डिसीजन कौन ले रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूशनल यूनिट ले रही है रिगार्डिंग करेंसी, इट्स आरबीआई। ऐसे ही वेरियस अदर बॉडीज है जो हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेबी एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ फोकस, एम क्या रहता है, यहाँ एम रहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, मतलब सोशली वेलफेयर हो, सबका बाल विकास हो, राइट, सबका विकास होगा यहाँ, राइट। यहाँ हम किसी इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करेंगे, रादर विल बी फोकसिंग एट एवरी इंडिविजुअल, एट एवरीबडी टुगेदर एज अ होल यूनिट, ऑल रेजिडेंट की बात करेंगे मैक्रो में। तो नेक्स्ट वी हैव द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ओके, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में हम बात करते हैं कि हम किस चीज का टोटल करते हैं, राइट, एग्रीगेशन इज टोटल। तो यहाँ डिग्री ऑफ माइक्रो के अंदर लिमिटेड है, लेकिन मैक्रो के अंदर ज्यादा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, राइट। कैसे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रो के अंदर सपोज हमें इक्विलिब्रियम देखना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, तब स्टेबल हो जाएंगे, राइट, तब डिमांड मीट सप्लाई। तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, इक्विलिब्रियम, स्टेबल पॉइंट, राइट।
तो इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अगर निकालना है हमें माइक्रो में, इंडस्ट्री क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी फर्म्स, तो यहाँ हम सारी फर्म्स को जोड़ेंगे, अगर टोटल निकालेंगे तो ये सारी फर्म्स एक ही पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम सारी उन फर्म्स का टोटल निकालेंगे जो पेन प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, तो यहाँ हम लिमिटेड डिग्री, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर गुड की बात करेंगे, राइट। मैक्रो के अंदर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा होती है माइक्रो से। कैसे? क्योंकि जब हम मैक्रो में इकोनॉमिक और इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे, ठीक है, पूरे एट लार्ज स्केल बात करेंगे। ओके, दैट इज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को एड अप किया जाएगा। ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कितने सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, देन वी हैव द सर्विसेज सेक्टर, द क्वार्टरनरी सेक्टर, 4 सेक्टर्स होते हैं, राइट। उन सबकी एग्रीगेशन करेंगे सारे गुड्स एंड सर्विसेज का। देयरफॉर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब जब हम टोटल करते हैं तो टोटलिंग की बात जब आती है तो मैक्रो में ज्यादा डिग्री रहती है और माइक्रो में लिमिटेड। क्यों लिमिटेड? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर गुड की बात हो रही है, वहां सारे गुड की बात हो रही है टुगेदर एज अ होल एट अ लार्ज स्केल। देन वी हैव द मेथड ऑफ स्टडी, हम कैसे पढ़ाई करते हैं, राइट। स्टडिंग का मेथड क्या रहता है? माइक्रो में बात करते हैं इट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब एक मार्केट में इक्विलिब्रियम, एक मार्केट में स्टेबल कंडीशन होना। जैसे हमने बात की ऊपर वाले एग्जांपल में हम पेन, तो पेन की फर्म जो इंडस्ट्री है इन सब का टोटल निकाल के एक इक्विलिब्रियम लेवल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात हो रही है, राइट। तो अगर यहाँ इक्विलिब्रियम आएगा, पेन की इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, जरूरी नहीं है उसकी वजह से पूरे कोई दूसरी मार्केट के अंदर, सपोज पेंसिल की मार्केट है, उधर कोई चेंज आएगा, राइट। पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल जैसे मैं बोलती हूँ कि काफी पार्शियल बिहेवियर है, मतलब थोड़ा अलग बिहेवियर है। सो अगर एग्जाम्पल ले, अगर मेरा टूवर्ड्स यू पूरी क्लास में थोड़ा पार्शियल बिहेवियर है, क्या बोलेंगे? मैम बड़ी पार्शियल है इस बच्चे को लेके, मतलब मैं एक ही चीज पे फोकस कर रही हूँ, राइट। मुझे कोई मतलब नहीं है सेकेंडरी बाकी बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं। सिमिलरली पार्शियल, पार्शियल मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर गुड की बात कर रहे हैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर गुड के अंदर अगर इक्विलिब्रियम आएगा, अगर स्टेबल पोजीशन होती है, तो उस पर्टिकुलर गुड से बाकी कहीं और मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, पार्शियल मतलब एक ही लेवल, एक ही इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, उससे कोई दूसरी मार्केट की पार्ट में या किसी और इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द जर्नल, जर्नल मतलब जर्नल व्यू है, सबके अंदर चेंज आएगा। ओके, मतलब अगर एक इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी आती है तो वो साइमल्टेनियसली सारी मार्केट्स को स्टेबल करेगी, राइट। इट मीन्स अगर चेंज इन वन मार्केट होगा, इट विल लीड टू द चेंज इन अदर मार्केट ऑल्सो। इसका पॉइंट क्या है कि डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन है। जब भी कोई हम इकोनॉमिक थ्योरी करते हैं तो सर्टेन अजम्पशंस हम एज्यूम करते हैं। अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें हम सोचते हैं किसी थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए, राइट। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी है, अगर मैं कोई प्रोडक्शन की थ्योरी कर रही हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को एज्यूम करूँगी कि ये कांस्टेंट रहेंगी, मतलब इनका कोई रोल नहीं रहेगा, इनकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन है, डिफरेंट चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं, राइट। जैसे माइक्रो में सपोज हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम करें, जैसे कि हम माइक्रो में किस चीज़ की बात करते हैं? प्रोडक्शन की, राइट, कंज्यूमर डिमांड की। तो इन चीज़ों के साथ हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं, जबकि हम टोटल आउटपुट को हम क्या एज्यूम करते हैं? कांस्टेंट। जबकि टोटल आउटपुट भी तो रोल प्ले करता है। एम्प्लॉयमेंट, उसको हम कांस्टेंट, भाई इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ अजम्पशंस हमें ज़रूरी है किसी भी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए। इकोनॉमिक्स जब हम बार लगा देते हैं किसी चीज के ऊपर, इट मीन्स वो कांस्टेंट है। ओके, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बोलती हूँ टोटल आउटपुट जो है मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगी, राइट। सो माइक्रो में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, राइट, तो हम उनकी बात करते हैं। और जो वेरिएबल है, जो मैक्रो लेवल वेरिएबल है, जैसे आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस, उन सबको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। ओके,
जबकि हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो के अंदर भी कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम एज्यूम करते हैं जो चेंज नहीं होंगे, राइट। तो वहाँ हम सर्टेन वेरिएबल्स हैं जिनको हम एज्यूम करते हैं चेंज होंगे और कुछ नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो में हम बात करेंगे टोटल आउटपुट की, एम्प्लॉयमेंट की, और इसके साथ पैरेलली हम क्या चीज़ बोलेंगे, क्या एज्यूम करते हैं कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, आउटपुट की डिस्ट्रीब्यूशन जो माइक्रो में इंपॉर्टेंट है उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं कि कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो आपको यहाँ से पता चला होगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है माइक्रो में वो चीज़ मैक्रो में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड वाइस वर्सा, जो चीज़ मैक्रो में इंपॉर्टेंट है वो इतनी माइक्रो में इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसी पॉइंट से हम सेकेंड लास्ट पॉइंट हम इसका डिराइव करते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ओके, जब मैं बोलती हूँ माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मतलब उलझन हो गई अब हमें। ओके, किस चीज की उलझन, कि जो चीज लॉजिकल है माइक्रो के अंदर वो शायद लॉजिकल नहीं है मैक्रो के अंदर। ओके, देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में करा, हम माइक्रो के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कांस्टेंट ले लेते हैं, भाई कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रल। तो यही बात लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो चीज लॉजिकल लगती है हमें माइक्रो में वो शायद लॉजिकल ना रहे मैक्रो में। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में कि माइक्रो लेवल पे मैं बात करूं, माइक्रो लेवल पे किसकी बात होती है, इंडिविजुअल की, स्मॉलर यूनिट्स की। अगर कोई इंडिविजुअल इकोनॉमी में मैं हूं या तुम हो, हम अपने इनकम से कुछ हिस्सा सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें काम आ सके, फ्यूचर प्रोस्पेरिटी में ऐड हो जाए वो चीज़, कल को पैसा काम ही आएगा ना, जुड़ता रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ही हम मैक्रो लेवल पे बात करें, मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज अ होल, लार्ज स्केल पे बात करें हम, अगर ऐसे ही सब लोग देश में सोचें कि हम सेविंग करें, भाई सब लोग, ऑल एवरीबडी स्टार्ट सेविंग, क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो जाएंगी, डिमांड कम हो गई है, लोग खरीदेंगे नहीं, पैसा नहीं जाएगा प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं आया तो कल को फिर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसे लगाएगा वो अपनी इंडस्ट्री में। ओके, पैसा नहीं लगेगा इंडस्ट्री में तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीचे आ जाएगी, डाउन। प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो लोगों की भी जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नीचे आ गई। और ऑल ओवर अगर हम देखें माइक्रो में एक इंडिविजुअल की सेविंग की वजह से प्रोस्पेरिटी आई, मतलब कल को फ्यूचर उसका सिक्योर हो रहा है, राइट, खुशहाली आएगी क्योंकि उसने सेविंग की है। अगर ऐसे सभी मैक्रो लेवल पे करने लग जाए सेव, तो यहाँ का रिजल्ट क्या निकला, पोवर्टी, गरीबी, देश में गरीबी आ जाएगी, सारी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी, सारा काम ठप हो जाएगा। देयरफॉर लास्ट पॉइंट जो है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स यही बोलता है, जो चीज माइक्रो में लॉजिकल है जरूरी नहीं है वो मैक्रो में भी लॉजिकल लगेगी। आई होप इट इज क्लियर। सो आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। अगर किसी को कैसे भी डाउट रहता है, मेक श्योर यू गाइज रीच आउट टू मी और कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये सिर्फ हमारे लिए है, स्पेसिफिकली ये सीरीज जो मैंने चालू की है ये सिर्फ आप बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ ट्यूशंस ज्वाइन किया है। ओके गाइज, सो मेक श्योर जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। आई विल मेक श्योर कि आपकी एक एक डाउट मैं क्लियर करूँ। अभी तक का चैप्टर में हमने किया है मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मैंने क्वेश्चन भी बताया है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अलॉन्ग विद दिस गाइज, मेक श्योर यू गिव अ रीडिंग इन योर बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट मेंटेनिंग योर नोट्स। लास्ट मोमेंट में नोट्स ही काम आएंगे, नोट्स लिखने हैं हैंड रिटन। ओके, so that's it for today's video guys. I will see you in my next video where we will cover the remaining chapter.